जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine at your place. Now our second semester is start, and today we are going to discuss chapter number 2, our solar system from science part. In this chapter we are going to learn about solar system and the earth. So let's start. The sky comprises many heavenly bodies such as stars, planets, moon and the sun. Some of them are very bright and big. क्या कहा है यहाँ पे कि जो हमारा स्काई है, आसमान है, उसने कॉम्प्राइज यानी कि समावेश कर रखा है अपने अंदर बहुत सारी हेवनली बॉडीज को, जैसे कि स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून और सन, और इनमें से कुछ बहुत ब्राइट और बिग भी हैं। ठीक है, स्टार्स आर बिग हेवनली बॉडीज। कौन है? स्टार्स। दे आर ह्यूज बॉल ऑफ फायरी गैसेस विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। कौन प्रोड्यूस करते हैं? स्टार प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ फायरली गैसेस, कि बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स हैं ये, जिनमें बहुत सारी ज्वलनशील फायरी होती है, जिनसे आग लग सकती है, या ज्वलनशील गैसेस होती हैं इनके अंदर, जो कि हीट और लाइट प्रोड्यूस करती हैं। They seem small because they are far away from us. क्यों दिखाई देते हैं हमें स्टार्स बिल्कुल छोटे छोटे? क्योंकि ये हमसे काफी दूर हैं। The sun is also a star that is nearest to the earth. कौन है nearest star to the earth? Sun. Therefore we get maximum heat and light from the sun. तो हमें maximum heat और light कहाँ से मिलती है? sun से मिलती है। Some slow moving bright bodies in the sky are called planets. Slow moving bright bodies क्या कहलाती हैं? planets कहलाती हैं, जो कि हमारे आसमान या स्काई के अंदर हैं। The sun and the 8 planets revolving around it together with their satellites make up the solar system. कौन? सन और जो हमारे 8 planets हैं, जिनके चारों तरफ उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं सोलर सिस्टम। प्लैनेट डोंट हैव देयर ओन लाइट, द लाइट ऑफ देयर ओन, दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट। किन के बारे में बोला है? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, और ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कितने हैं? टोटल 8 प्लैनेट है। Each planet revolve around the sun in its own path. तो जो प्रत्येक प्लेनेट है वो अपने पाथ पे सन के चारों तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देखो अब आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं सारे आपके प्लेनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं? अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एंड विच इज कॉल्ड इट ऑर्बिट। तो अपने ऑर्बिट के ऊपर करते हैं। अब देखो इनकी एक लाइन होती है, उसी के ऊपर ये मूव करते हैं। ये नहीं कि ये यहाँ से चल रहा है और यहाँ चला जाएगा, नहीं, ये जो इसका ऑर्बिट है उसी के ऊपर वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, मतलब उसके ऊपर ही वो अपनी परिक्रमा करेगा। अब आगे देखते हैं, द ऑर्बिट आर कवर्ड या ओवल शेप्ड पाथ। क्या है ऑर्बिट? कवर्ड, कर्व की तरह है, और एक ओवल शेप्ड पाथ है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन। सारे ही जो प्लैनेट्स है वो एक ही डायरेक्शन में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वो कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक्सेप्ट वीनस, वीनस को छोड़ के, क्योंकि वीनस क्या करता है? विच
ट्रेवल्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, जबकि बाकी सब जो 7 प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, द 8 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन उनका क्या सीक्वेंस है। तो सबसे नियर है सन के मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और सबसे लास्ट या सबसे ज्यादा डिस्टेंस किससे है, नेपच्यून से। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। डू यू नो प्लूटो विच वाज आल्सो क्लासिफाइड एज अ प्लैनेट अंटिल फ्यू इयर्स बैक इज नाउ कंसिडर्ड ए ड्वार्फ प्लैनेट। तो क्या बोला है कि प्लूटो को भी पहले एक प्लैनेट की तरह ही एक्सेप्ट किया गया था या माना गया था उसको, बट कुछ साल पहले ही उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट में कंसीडर किया गया है, मींस उसको अभी हम प्लैनेट नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं 8 प्लैनेट, नॉट 9 प्लैनेट। ठीक है, तो अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में 1 बाय 1 सब डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास मरकरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट इज द स्मॉलेस्ट of all the planet. We can see Mercury with the help of binocular or even with the naked eye because it is very close to the Earth. तो क्या बोला है, एक तो ये smallest planet है, दूसरा closest planet to the sun है, थर्ड इसको हम अपनी बाइनोकुलर या नेक्ड आई दोनों से देख सकते हैं क्योंकि ये अर्थ के बहुत क्लोज है। सेकेंड है आपके पास वीनस। वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ एंड इट इज ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज एज अर्थ। Venus is also known as the morning and evening star. It is the brightest and the hottest planet in the sky. तो क्या बोला गया है यहाँ पे वीनस के बारे में, तो ये देखो ये किसके क्लोजेस्ट था, सन के क्लोजेस्ट था, जबकि वीनस अर्थ के क्लोजेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है, ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई। स्काई में सबसे हॉटेस्ट भी यही है वीनस और ब्राइटेस्ट भी यही है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड प्लेनेट अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, तो द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट ऑफ द सन इन द सोलर सिस्टम फ्रॉम द सन। ठीक है, and it is called the blue planet because almost 71% of the earth's surface is covered with water. This is the only planet in the solar system on which life exists. तो ये हमारी अर्थ के बारे में बता रहा है क्या, कि ये सन से मतलब डिस्टेंस के मामले में देखें तो थर्ड प्लेनेट है। पहले आपका मरकरी है, फिर वीनस है, उसके बाद अर्थ आता है, और इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू प्लेनेट, बिकॉज इसका जो 71% सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। यहाँ पे देखो आपको पूरा ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ ओनली एक यही प्लेनेट है अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, तो आगे देखते हैं हम अर्थ के बाद मार्स। ठीक है, तो Mars is the fourth planet from the Sun. It is called the red planet because its surface appear reddish in color. At night, Mars is easily visible to the naked eye. तो मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में बोला गया है कि ये सन से फोर्थ प्लेनेट है डिस्टेंस वाइज। ठीक है, और इसको रेड प्लेनेट कहते हैं क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कैसे दिखाई देता है, रेडिश इन कलर। ठीक है, और एट नाइट रात में आप इसको नेक्ड आई से अच्छे से देख सकते हो, इजीली देख पाते हो। नेक्स्ट है आपके पास जुपिटर। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लेनेट इन फ्रॉम द सन या फिर इन द सोलर सिस्टम। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लेनेट and it is 318 times bigger than the earth. Jupiter has rings around it but they are faint and hard to see. तो क्या बोला गया है, जुपिटर क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, और अगर सन से देखोगे तो वो फिफ्थ प्लेनेट है, डिस्टेंस वाइज फिफ्थ प्लेनेट है और सबसे बड़ा है। अर्थ के कंपैरिजन में कितना बड़ा है ये, 318 टाइम्स बिगर देन अर्थ। ठीक है, इसके चारों तरफ रिंग्स हैं बट वो क्या है, फेंट मीन बहुत हल्के हैं, इसलिए हार्ड टू सी मतलब हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल है उनको देखना। ओके, नेक्स्ट आपके पास सैटर्न। वेट, हाँ सैटर्न। तो Saturn is the sixth planet in the solar system. It is the second largest of all the planets. Saturn is the only planet which has shining visible rings around it. अब Saturn के बारे में क्या पता है,
कि सोलर सिस्टम का 6th प्लेनेट है और ये सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर, और उससे छोटा आपका सैटर्न है। इसके पास ये क्या कह सकते हो कि सैटर्न एक ओनली ऐसा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ शाइनिंग विजिबल रिंग्स हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रही है ऐसे शाइनिंग विजिबल रिंग्स हैं इसके चारों तरफ। नेक्स्ट आपके पास यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज द 3rd लार्जेस्ट ऑफ द प्लेनेट of all the planets. Uranus is larger in size but lighter in the weight than Neptune. क्या बोला गया है, यूरेनस हमारा 7th प्लेनेट है सोलर सिस्टम का और 3rd लार्जेस्ट, फर्स्ट आपका जुपिटर, सेकंड सैटर्न और 3rd आपका है यूरेनस, ठीक है। बट ये साइज में तो बड़ा है लेकिन इसका जो वेट है वो नेपट्यून के कंपैरिजन में कम है, या फिर ये कह सकते हो कि ये लाइटर है नेपट्यून से। It has rings but they are faint and hard to see. Same to Jupiter. ये इसके पास भी रिंग्स तो हैं बट वो फेंट यानी कि हल्की हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, उनका कलर बिल्कुल शाइनिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नेपच्यून एंड देन मून के बारे में पढ़ेंगे। तो नेपच्यून इज द 8th प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। It is the 4th planet of all the planets. Neptune is smaller in size but heavier than Uranus. Neptune too has rings but they are not visible. तो क्या बोला गया, ये हमारे सोलर सिस्टम का 8th प्लेनेट है। अगर डिस्टेंस से पूछो तो सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस नेपच्यून की ही है। ये क्या है, साइज में स्मॉलर है बट यूरेनस से जो क्या है उसका वेट में हैवियर है, ठीक है। और इसके पास भी रिंग्स तो हैं बट वो विजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मून, तो चंदा मामा आपकी है ना। स्मॉल हेवनली बॉडीज विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून्स और नेचुरल सैटेलाइट। स्मॉल हेवनली मीन्स की कम, ये छोटी छोटी जो हेवनली बॉडीज हैं विच कम्स अराउंड द प्लैनेट्स, जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनके मून्स कहते हैं या फिर उनके नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है। दे डोंट हैव देयर ओन लाइट बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। अर्थ हैज वन मून। बोथ सैटर्न एंड जुपिटर आर हैव मोर देन 60 मून्स ईच। सम प्लैनेट्स डोंट हैव एनी मून्स। तो क्या बोला गया है कि ये जो मून्स हैं इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या उसी से चमकते हैं, कह सकते हो। अर्थ का एक मून है जो हमारा मून है जो हमें दिखता है हर रात को, जबकि सैटर्न और जुपिटर के पास मोर देन 16, दोनों के पास ही अलग अलग 16 से ज्यादा मून है। और कुछ प्लेनेट ऐसे भी हैं जिनके पास मून है ही नहीं। ओके, तो अब हम आगे देख लेते हैं। नाउ टाइम टू आंसर। हाँ, तो एक बार इसको देख लीजिए। मरकरी, तो मरकरी क्या है, इनमें से आपका देखना है कि इवनिंग स्टार है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आपका, फिर ब्लू प्लेनेट है, रेड प्लेनेट है, नेचुरल सैटेलाइट है या लार्जेस्ट प्लेनेट है। तो मरकरी क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, तो फर्स्ट का बी। फिर है वीनस, तो वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मार्स यानी कि रेड प्लेनेट। नेक्स्ट आपके पास अर्थ यानी कि ब्लू प्लेनेट, ठीक है। फिर है जुपिटर, जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट है और मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, तो इनको मैचिंग कर लेना। नेक्स्ट आपके पास अवर प्लेनेट अर्थ, तो यानी कि अब हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। द साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ वॉज अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड बर्निंग गैसेस इन द बिगनिंग। क्या बोला है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो स्टार्टिंग में बिगनिंग में हमारी अर्थ कैसी थी, एक बहुत बड़ी बॉल थी जो कि डस्ट यानी कि धूल और बर्निंग गैसेस से बनी हुई थी, ठीक है। इट kept on spinning, क्या क्या ये मूव करती रही as it is spun around the millions of years. Its outer surface becomes cold and hard. तो क्या बोला गया है कि ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर तक स्पॉन यानी कि स्पिनिंग करती रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो आउटर सरफेस है वो हार्ड और कोल्ड बन गया, ठीक है। सम ऑफ द हॉट गैसेस escaped while some were trapped inside. तो सम जो हॉट गैसेस थी, कुछ हॉट गैसेस थी, क्या हो गई, एस्केप हो गई, मीन्स निकल गई, और कुछ उसके अंदर ही फंस गई या ट्रैप्ड हो गई। सो द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज हार्ड बट द इनसाइड हैज हॉट मोल्टन मटेरियल।
तो जो अर्थ का बाहर का जो सरफेस है वो क्या है, हार्ड है, बट अंदर से क्या है, हॉट है, जो कि मोल्टन मीन्स पिघला देने वाला मटेरियल है। द अर्थ outermost hard layer is called the crust and the inner layer is called its core। तो अर्थ की क्या है, जो लेयर्स हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हार्ड है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो इनर लेयर है वो क्या है, उसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, द कोर हैज हॉट गैसेस इनसाइड इट। इट ऑल्सो हैज मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा विच इज एट हाई टेम्परेचर एंड इज अंडर ग्रेट प्रेशर। तो क्या बोला है, अर्थ की जो कोर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी मोल्टन रॉक्स हैं। मोल्टन मीन की पिघलने वाली, जिनको हम क्या कहते हैं, मैग्मा, यानी कि जो लावा पिघलता है ना, हमारे चट्टानों के अंदर से लावा निकलता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे एक बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ही ज़्यादा यानी कि ग्रेट प्रेशर होता है। ठीक है, दीज सुपरहीटेड substances exert great pressures against the outer crust and from time to time come out from weak spot in the earth crust। क्या बोला है कि जो ये सुपर हीटेड सब्सटेंस है, बहुत ही गर्म सब्सटेंसेस हैं जो कि ग्रेट प्रेशर के साथ हैं हमारी अर्थ क्रस्ट के अगेंस्ट, बार बार क्या है, टाइम टू टाइम जहां से भी हमारा अर्थ का क्रस्ट वीक होता है वहां से ये बाहर निकलता है, मतलब वो ज्वालामुखी फटती है, जो लावा है वो बाहर आता है, तो वहीं से आता है जहाँ पे अर्थ क्रस्ट क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, द स्टडीज ऑफ वोल्केनोज टेल अस मच अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि हम जब वोल्केनोज की स्टडी करेंगे, ज्वालामुखी के बारे में, तो हमें जो इंटीरियर है अर्थ के जो अंदर है उसके बारे में और ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, नाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कि मूवमेंट कैसी, अर्थ जो हमारी है वो कैसी मूवमेंट करती है। तो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है दो तरह की मूवमेंट करती है, एक तो वो अपने एक्सिस पे खुद ही मूव करती रहती है यानी कि घूर्णन करती है, और सेकंड जो सन के चारों तरफ वो चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह की मूवमेंट हमारी अर्थ करती है। तो द अर्थ कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली, इट मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की मूवमेंट है, स्पिनिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, कि मान लो ये अर्थ है तो ये यहीं पे ऐसे ऐसे घूमती रहती है अपने ही एक्सिस पे, उसका जो स्पिनिंग करती हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। तो क्या कहते हैं, उसके अपने ही एक्सिस पे स्पिनिंग करने को रोटेशन कहते हैं। ठीक है, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर। तो 24 घंटे में ये अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, और इस रोटेशन की वजह से क्या बनते हैं, डे एंड नाइट। ठीक है, दिन रात इसी रोटेशन की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास मूवमेंट अराउंड द सन, कि सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो इस मूवमेंट को यानी कि इस जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। आवर अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 365 and 1/4 डेज। तो इतना टाइम उसको 365 and 1/4 डेज उसको एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में लगता है, विच इज कॉल्ड अ सोलर ईयर। उसको हम क्या कहते हैं, सोलर ईयर कहते हैं। एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स। तो जो रिवॉल्यूशन होती है अर्थ की उसकी वजह से क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। देखो, रिवॉल्यूशन की वजह से बनते हैं सीजन्स, और रोटेशन की वजह से बनते हैं हमारे डे एंड नाइट। ओके, तो आगे देखते हैं। अब डे एंड नाइट के बारे में हम देख लेते हैं। The rotation of the earth causes day and night. As the earth rotates, only one half of its surfaces the sun at a time। तो क्या बोला है कि जो रोटेशन होती है अर्थ उसके कारण हमारे दिन और रात बनते हैं। तो देखो, रोटेशन क्या करती है, अर्थ अपनी ही प्लेस पे घूमती रहती है। अब मान लो ये हमारा सन है, ठीक है, और ये जो अर्थ है तो ये अपने ही प्लेस पे, ये हमारी अर्थ है, ये अपने ही प्लेस पे घूमती रहेगी। तो ये पार्ट उधर जाएगा, ऐसे मूव करती रहेगी, ये आगे पीछे मतलब ऐसे घूमती रहेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो 1/2 होता है ना वो फेस की, ये वाला जो हाफ पार्ट है ये किसका रहेगा, सन के सामने रहेगा, और जो हाफ पार्ट है ये क्या है, डार्क पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो जहां पे लाइट गिरती है, ठीक है, इट हैज लाइट, इट मीन्स डे। तो जिस हाफ पार्ट पे लाइट सनलाइट गिरती है वो कहलाता है हमारा डे टाइम, और जो डे कहलाता है। और जिस हाफ पार्ट पे सनलाइट नहीं गिरती है वहां पे क्या होती है, नाइट होती है। ठीक है, और ये सेम ही रहता है, जैसे ये मूव करती है ये नाइट वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे इस पे सनलाइट गिरेगी तो यहाँ पे डे हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे डे है ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा मूव करके, तो
तो यहाँ पे फिर सनलाइट नहीं होगी तो फिर वहाँ पे रात हो जाएगी। इस तरह से हमारे दिन और रात बनते हैं, ठीक है। तो द अदर हाफ ऑफ दैट इज अवे फ्रॉम द सन एट द टाइम रिमेन इज डार्कनेस। तो आधा पार्ट क्या होगा, अंधेरे में रहेगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है। देयरफॉर इट हैज नाइट, तो वहां पे जहां पे डार्कनेस होगी वहां पे नाइट होगी, जहां पे सनलाइट होगी वहां पे डे होगा। सेम जब ये रोटेट करती रहेगी, और रोटेट कैसे करती है, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ हमारी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, जबकि आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमारा सन है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। सन तो रोटेट करता ही नहीं है, अर्थ रोटेट करती है, वो भी वेस्ट टू ईस्ट करती है। द सन सीम्स टू बी राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, या फिर ऐसा होता है कि हमारा जो सन है वो ईस्ट में क्या होता है, रेज होता है, राइज होता है, और वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है, यानी कि सूर्यास्त होता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं सीजन्स। तो ऐसे डे, और जैसे अभी हमने देखा डे और नाइट कैसे बनते हैं, वैसे ही हम देखेंगे अब हमारे सीजन्स कैसे बनते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिखा गया ये सन है, तो सन तो अपने ही प्लेस पे रहेगा, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो क्या है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं। ओके, तो द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। द अर्थ इज हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। तो जो हमारी अर्थ है उसको हमने क्या किया है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई है इसके अंदर, यहाँ पे सॉरी, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन के हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो एक हमारा है नॉर्थ पोल और दूसरा है हमारा साउथ पोल। अब हम आगे पढ़ते हैं। द इक्वेटर इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अपर एंड द लोअर एंड ऑफ द अर्थ। कि जो हमारा अर्थ है, मान लो ये हमारा अर्थ है, तो इसका क्या है, ये इक्वल, बिल्कुल इक्वल है, हाफ डिवाइड करता है जो हमारी इक्वेटर है अर्थ को, ठीक है। विच आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। तो जो अपर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको साउथ पोल कहते हैं। द अपर हाफ ऑफ द अर्थ बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर। यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये जो इक्वेटर है, तो इसके बीच का ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। वैसे ही इक्वेटर और साउथ पोल है जो इन दोनों के बीच की ये है, इसको हम क्या कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। And the lower half between the equator and south pole is known as the southern hemisphere या southern hemisphere, इस तरह से हम इसको कहते हैं। The earth revolve around the sun, however during its revolution its axis always remain tilted at an angle। तो क्या बोला है, अर्थ सन की चारों तरफ चक्कर लगाती है और इसके रिवॉल्यूशन के दौरान इट्स एक्सिस मीन्स कि जो अर्थ का एक्सिस है वो क्या होता है, थोड़ा सा एक एंगल पर टिल्टेड होता है, तिरछा होना थोड़ा सा, ठीक है। एज ए रिजल्ट द सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन व्हाइल द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो क्या बोला है कि जैसे ये एक एंगल बनाता है, ये जो ऐसे तिरछा रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, कई बार नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है या फिर तिरछा होता है, ज़्यादा होता है। कई बार सदर्न हेमिस्फीयर जो दक्षिणी पार्ट है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, या कई बार सन से अवे होता है या सन से दूर होता है। At other time, the southern hemisphere is tilted toward the sun, while the northern hemisphere is tilted away from it। कहने का मतलब है कि जब ये आपका सर्कल है, मान लो ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जब ये सन की तरफ टिल्टेड होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, सन से दूर होगा, और जब ये रिवॉल्विंग करते करते या इसके तरफ चारों तरफ मूवमेंट करते करते जब साउदर्न पार्ट इसके नियर आ जाएगा, मान लो ये इसमें टिल्टेड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब आगे देखते हैं। द हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवर्ड द सन गेट द सनलाइट या सन रेज डायरेक्टली एंड सो इट इज वार्मर देन द अदर हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर सन की तरफ टेढ़ा होगा, तिरछा होगा, तो उस पे सनलाइट क्या होगी, सन की रेज जो होंगी वो डायरेक्टली पड़ेंगी और वहां पे गर्माहट ज्यादा होगी दूसरे हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में।
तो इज समर देयर, तो उस टाइम क्या होगी, जो हेमिस्फीयर अर्थ सन की तरफ है, ठीक है, सन की तरफ है, उस पे क्या होगा, समर सीजन होगा, जबकि जो दूसरा पार्ट है वहां पे क्या होगा, विंटर। इट्स ऑल्सो हैज लॉन्ग हावर्स ऑफ सनलाइट दैट इट्स हैज, एक मिनट इसको थोड़ा, हाँ क्या बोला है यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, हाँ, हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवर्ड द सन गेट द सन रेज डायरेक्टली एंड सो इट इज वार्मर देन द अदर हेमिस्फीयर, तो वो ज्यादा गर्म होगा। इट इज समर देयर, तो वहां पे क्या होगी, समर, यानी कि गर्मियों का सीजन होगा जो कि सन की तरफ टिल्टेड होगा। इट्स ऑल्सो हैज लॉन्ग हावर्स ऑफ सनलाइट दैट इट हैज लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट, तो सनलाइट उसको ज्यादा टाइम तक मिलेगी, इस वजह से क्या होगा, वहां पे लंबे दिन होंगे और रातें छोटी होंगी। एट द सेम टाइम द अदर हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जो पार्ट सन से क्या है, दूर है, ठीक है, तो वो उस एंगल पे क्या होगा, या उस हेमिस्फीयर में क्या होगा, सन गेट्स स्लांटेड रेज फ्रॉम द सन, तो वहां पे सन की तिरछी रेज बहुत कम जाएंगी, यानी कि वहां पे सनलाइट कम पहुंचेगी, इसलिए वहां पे विंटर होगा और वहां पे क्या होंगे, डे शॉर्ट होंगे और नाइट्स क्या होंगी, लॉन्ग होंगी, ठीक है। When the northern hemisphere is tilted toward the sun, it has summer, and at the time southern hemisphere tilted away from the sun has winter, यानी कि जिस कह सकते हो जो हेमिस्फीयर सन के ज्यादा नियर होगा या जिस पे ज्यादा सनरेज होंगी वहां पे आपका समर सीजन होगा, और उसके जो दूसरा पार्ट है, दूसरा हेमिस्फीयर है, वहां पे आपका विंटर सीजन होगा। ओके, व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे द सन इट हैज विंटर, इसके विपरीत जब नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या होगा, सन से दूर चला जाएगा, वहां पे सनलाइट कम होगी तो वहां पे विंटर हो जाएगा, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे समर हो जाएगा। मतलब इस तरह से सीजन चेंज होते हैं। नाउ लुक एट द रीजन नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास वाला क्षेत्र है वहां पे क्या होगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर, देयरफॉर द इक्वेटर हैज इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स ऑफ अबाउट 12 आवर्स ईच। तो द इक्वेटर हैज इक्वल डेज, तो वहां पे क्या होगा, इक्वेटर पे आपके इक्वल दिन होंगे, जो इक्वेटर के पास वाले रीजन है, क्षेत्र है, वहां पे इक्वल ही नाइट्स होंगे, यानी कि 12 आवर वाला ही टाइमिंग रहेगा। देयर इज नो समर और विंटर अबाउट बट ऑटमन एंड स्प्रिंग, तो क्या बोला है कि उन एरिया में क्या होगा, आपके समर और विंटर की बजाय क्या होगा, ऑटमन एंड स्प्रिंग, मीन्स कि एक ऐसा सीजन होगा पतझड़ वाला और एक बसंत वाला, जो इक्वेटर के पास वाला एरियाज है। दिस इज हाउ सीजन ऑकर्स, इस तरह से हमारे जो सीजन्स हैं वो बनते हैं, जो ऋतुएं हैं वो बनती हैं। वी ऑब्जर्व दैट दीज सीजन्स ऑकर्स अगेन एंड अगेन इन ऑलमोस्ट द सेम मंथ ऑफ द ईयर, तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सीजन्स हैं बार बार ऐसे ही बनते हैं सेम मंथ में, कि ईयर्स के जो सेम मंथ होते हैं, जैसे कि मॉनसून अगर आपका जून जुलाई में आता है तो हर साल जून जुलाई में ही आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज each year the earth comes back to the same position with respect to the sun in almost the same month। क्या बोला गया है, ये सब किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है या उसकी मूवमेंट करती है, तो वो हर साल सेम पोजीशन में आ जाती है रिस्पेक्ट टू द सन के रिस्पेक्ट में, और इन द सेम मंथ, तो इसलिए से वो सेम टाइमिंग रहता है सेम सीजन का। जैसे विंटर अगर हमारा नवंबर दिसंबर से शुरू हो रहा है तो हर साल नवंबर से ही हमारा विंटर शुरू होगा, ठीक है। समर अगर हमारा अप्रैल मई से स्टार्ट हो रहा है तो वो हर साल ही मई से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। Thus seasons are caused because of the revolution of the earth and tilted axis of the earth। तो देखो सीजन हमारे एक तो रिवोल्यूशन और एक जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्टेड है, उसकी वजह से सीजन्स बनते हैं, ठीक है, जबकि डे और नाइट हमारे रोटेशन की वजह से बनते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एक बार टाइम टू आंसर भी अच्छे से देख लेते हैं। क्या बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द आउटर मोस्ट क्या है यहाँ पे, द आउटर मोस्ट हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। ये आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है, क्रस्ट। तो दिस इज ट्रू, जो आउटर लेयर है वो हमारी क्रस्ट कहलाती है और इनर लेयर को हम कोर कहते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स।
क्योंकि रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन, तो ये भी उल्टा दे दिया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, तो दिस इज ट्रू, कि जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ तक हमने कर लिया है। नाउ की टर्म एंड नाउ आई नो है, ये हम अपनी लाइव क्लास में कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।